अगर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा की धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट के तहत हिरासत में लिया जाएगा। जी हाँ, ये बयान है कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का। ब्लूमबर्ग के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कार्नी ने साफ तौर पर पीएम नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की बात कही है। इस बयान ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। ये पहली बार है जब किसी G7 देश के नेता ने आईसीसी वारंट के प्रति इतना स्पष्ट समर्थन व्यक्त किया है। दरअसल इंटरव्यू के दौरान होस्ट डेविड रुमेनस्टीन ने सीधे तौर पर सवाल किया कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा आते हैं तो क्या कनाडा उन्हें आईसीसी वारंट के तहत गिरफ्तार करेगा। कार्नी ने स्पष्ट रूप से इसका जवाब देते हुए कहा कि हाँ, हमारा देश कानून में मानता है। आईसीसी ने वारंट जारी किया है और कनाडा रोम स्टैट्यूट का हस्ताक्षर करता है। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि रोम स्टैट्यूट एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी की स्थापना की। इस संधि पर दस्तखत करने वाले देशों को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हर एक नियम का पालन करना होता है। खैर, इंटरव्यू के दौरान कार्नी ने यह भी पुष्टि की कि कनाडा की नीति फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की रहेगी, जैसा कि पिछले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुरू किया था। उन्होंने इजराइल की नीतियों को फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को खत्म करने वाला करार दिया, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। हालांकि मार्क कार्नी ने इस दौरान इजराइल के साथ दोस्ती को दोहराया, लेकिन इसके साथ उन्होंने सख्त रुख भी अपनाया। कार्नी ने कहा, कनाडा इजराइल और यहूदी लोगों का मित्र है, लेकिन मित्रता का मतलब युद्ध अपराधों पर आंखें मूंदना नहीं है। हमने 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद इजराइल का समर्थन किया, लेकिन गजा में जवाबी कार्रवाई ने लक्ष्मण रेखा पार की है। उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन को स्थायी शांति का एकमात्र रास्ता बताया और कहा कि कनाडा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 242 और ओस्लो समझौते का समर्थन करता है। मार्क कार्नी के खुले बयान के बाद इजराइल ने इसे वापस लेने की गुहार लगाई। इजरायली सरकार ने कार्नी के बयान की कड़ी निंदा भी की। प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकार ओफिर फाल्क ने कहा कि कार्नी को यह अपमानजनक बयान वापस लेना चाहिए और नेतन्याहू का मिडिल ईस्ट के एकमात्र यहूदी लोकतंत्र के नेता के रूप में स्वागत करना चाहिए। इजराइल ने आईसीसी को पूर्वाग्रही और यहूदी विरोधी करार दिया, ये दावा करते हुए कि वारंट हमास के आतंकवाद को नजरअंदाज करता है। आपको बता दें कि नवंबर 2024 में आईसीसी ने नेतन्याहू और पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ गजा युद्ध में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए वारंट जारी किया। आईसीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट पर आरोप लगाए कि भुखमरी को उन्होंने युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अस्पतालों और स्कूलों जैसे नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश किया। इसके अलावा युद्ध में नागरिकों पर हमले के आरोप आम बात हैं। अब मार्क कार्नी के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इसराइल सीजफायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीजफायर की शर्त थी कि हमास इसराइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इसराइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि हमले भी कर रही हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इसराइल के अपने तर्क, अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि गजा में 10 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बमबारी नहीं रुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती इस सीज फायर को नाटक बताते हैं। उनका कहना है कि गजा में इसराइल ने ये ड्रामा सिर्फ अपने बंधक छुड़वाने के लिए रचा था। दूसरी अहम वजह थी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों, जिनमें ताकतवर यूरोपियन देश भी शामिल थे, वहां गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जमीन से लेकर समंदर तक प्रदर्शन हो रहे थे। दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट एक होने लगे थे। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर थे और इसराइल पर भी बंधक छुड़ाने का प्रेशर बनाते लोग रोड पर आ रहे थे। यही वजह रही कि अमेरिका ने अरब देशों को आगे रखा और इसराइल ने बंधक आजाद करवा लिए। अब आरोप लग रहा है कि इसराइल गजा में भी लेबनान वाला मॉडल अपना रहा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चली जंग के बाद
पिछले साल सीजफायर तो हो गया, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर जारी रहते हैं। वहां भी लेबनान सरकार के साथ पेपर पर तो सीजफायर है, लेकिन ग्राउंड पर इसराइली बमबारी अक्सर लेबनान की सीमा के अंदर हो रही है। जानकार कहते हैं कि गजा का सीजफायर तो इसलिए भी टिकना मुश्किल है कि इसमें जो मुख्य पार्टियां हैं या जिनसे बात होनी चाहिए थी, उन्हें तो डील में शामिल ही नहीं किया गया। सिर्फ हमास के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बाकी हिजबुल्लाह, जिसने गजा के लिए लड़ते लड़ते अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया, यमन जो गजा के लिए ही रेड सी पर इसराइली और अमेरिकी जहाजों को निशाने पर लेता है, और ईरान जिसकी फॉरेन पॉलिसी में ही फिलिस्तीन की आजादी है। ऐसे में इन लोगों को ना बैठाना ही बताता है कि सीज फायर को लेकर इसराइल कितना गंभीर रहा है। ऐसे में गजा में फिर से जंग के बादल छा सकते हैं, क्योंकि हमास ने भी हथियार नहीं छोड़े हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हमास के 15,000 लड़ाके इस वक्त गजा में मौजूद हैं। सवाल यही है कि जब सीज फायर समझौते में हमास बैठा और बाकी पार्टियों को बुलाया ही नहीं गया, तो क्या ये सीज फायर लंबा टिक पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर बेहद नाजुक दौर में है। इस बीच पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार की शव को लेकर दोनों पक्षों में फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यह मामला तब और गहरा गया जब इसराइल की ट्रांसपोर्टेशन मंत्री मिरी रेगव ने मारे गए हमास नेता याह्या सिनवार के शव को जलाने का प्रस्ताव रख दिया। मिरी रेगव ने कहा कि कुछ प्रतीकों को कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के शव का सम्मान न करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि उसे शहीद बनाया न जा सके। मिरी रेगव का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता में हमास ने सिनवार के शव की वापसी की मांग की, जिसे इसराइल के द्वारा खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि शव को गुप्त स्थान पर रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव ने युद्ध नीति, नैतिकता और प्रतीकवाद पर जोरदार बहस भी छेड़ दी। रेगव की इस टिप्पणी को क्षेत्रीय तनाव और गतिरोध को बढ़ाने वाला करार दिया गया, क्योंकि यह दर्शाती है कि इसराइल सिनवार के शव को शहीद मानने से रोकना चाहता है और वह उसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक प्रतीक बनने नहीं देना चाहता। यह मसले पर विवाद गहराता जा रहा है और विद्रोह के प्रतीकों के प्रबंधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी सवाल खड़े हो गए।